हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे सास के बारे में, उससे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि जो आप लोगों को पता होगा, सीटेट दिसंबर 15 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी आप लोगों के पास लगभग 2 से ढाई महीना है। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि लास्ट के एक मंथ में हम तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि सीटेट का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने का सवाल सवाल पूछने का जो जो वो है तरीका, वो अब थोड़ा दोस्तों कहीं ना कहीं बदलने लगा है। आप लोग 2024 के एग्ज़ाम पेपर को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्टी लेवल है आप लोग देखेंगे कंपेरेटिवली टू 2020। ठीक है, 2020 वाले पेपर से आप कंपैरिजन करना, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि जो पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ गया है। तो दोस्तों, कम से कम अब आप जो जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दिए। 2 से ढाई महीने में आप इतनी तैयारी कर लेंगे, आप इतना समझ लेंगे कि अपना एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर लें। तो बेकार की बातों में ना पड़िए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कि दोस्तों, डे बाय डे एग्ज़ाम का लेवल और क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बढ़ ही रहा है हार्ड की तरफ। क्वेश्चन जो पेपर पूछे जा रहे हैं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए और समझिए इन चीज़ों को। ठीक है, तो भ्रम में ना पड़िए कि 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे या 1 महीने में। तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपको दिक्कत देने वाला होने वाला है एग्ज़ाम पेपर में, है ना सीन। चलिए दोस्तों, तो हम जो कल बात कर रहे थे उसी पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम कल जो बात कर रहे थे, हम सांस के बारे में बात कर रहे थे। शिक्षक के लिए जो संकेत है इसमें क्या है, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल भी बात किया होगा, जाड़े के समय की बात कर लेते हो, उससे हमको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके घर में भी शीशा हुआ तो आप लोग क्या करते हैं, मुंह से उस पर भाप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे उस पर पानी की कुछ बूंदें जैसी बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यही नमी शीशे की को धुंधला करती है। तो दोस्तों, यही नमी जो है वो शीशे को धुंधला करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो जो स्कूल का सफाई विभाग है उसके साथ बातचीत के दौरान जो है बच्चों को क्या करना, सम्मान देने के लिए हमें संवेदनशील बनाना है। ठीक है दोस्तों, ताकि बच्चे कुछ तरीकों, मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सके। ठीक है, तो जिससे क्या होगी, बच्चों की जो एक सोचने का जो दायरा है वो बढ़ेगा। कहीं ना कहीं वो मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में अपनी सोच को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो या उनका विस्तार होगा सोच का। ठीक है, ताकि लोगों को वह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। ताकि जो लोग हैं उनको केवल वही काम करना पड़े जो वे पसंद करते हो, और वह काम ना करना पड़े जिसको वह पसंद नहीं करते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ, नारायण जो है गांधी जी के साथ रहते थे। तो जो गांधी जी के मित्र थे महादेव भाई के पुत्र नारायण। तो दोस्तों, हम देख रहे थे गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण। तो जो गांधी जी के मित्र थे महादेव भाई के, उनके जो पुत्र थे नारायण, गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। ठीक है, जब वे अपने जवानी में थे, ठीक है, नवयुवक थे, तब वे क्या थे, गांधी जी के जो पित्र थे महादेव भाई, उनके पित्र नारायण जो थे, उनका नाम था, वे गांधी जी के साथ रहते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही गई है। दोस्तों, शिक्षक क्या कर सकते हैं, संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता,
ठीक है, अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अस्पृश्यता से संबंधित जो भी मुद्दों पर समाचार है उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी कक्षा में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नए पॉइंट की तरफ। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है इस तरीके से कि भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर गोरेगांव के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया। तो भारतीय संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया दोस्तों? बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। तो ये क्या है दोस्तों? स्टालिन की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार जो है रूपांतरित है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ये पुरानी यादें हैं दोस्तों, उसके माध्यम से इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नारायण यानी बावला, ठीक है, नारायण यानी बावला, उनका बावला भी कह देते प्यार प्यार में लोग। तो जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में, ठीक है, गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। तो जो नारायण थे, जिनका नाम यानी बावला भी उनको कहा जाता था, जब ये 11 साल थे तो उन्हें गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग कार्य करने पड़ते थे। ठीक है दोस्तों, उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तो जो उनमें से जो एक कार्य था उनका क्या था दोस्तों? जो भी आश्रम में आने वाले जो मेहमान हैं उनको जो है टॉयलेट की साफ सफाई का कार्य सिखाना था। ठीक है दोस्तों, तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियाँ रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। तो पुराने ज़माने के दोस्तों टॉयलेट की बात करी जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि तब के टॉयलेट दोस्तों कैसे थे, कि उनमें क्या होता था दोस्तों, उनके टॉयलेट के नीचे टोकरियाँ रखी होती थी जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी। ठीक है दोस्तों, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। फिर दोस्तों क्या करना पड़ता था? उस जगह को साफ करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था, और जो दोस्तों इन टोकरियों में गंदगियाँ होती है तो फिर उस टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता। तो दोस्तों आमतौर पर क्या होता था, इस कार्य को एक समाज के लोगों के द्वारा ही करना पड़ता था। ठीक है, एक ही समाज के लोगों के द्वारा। पर गांधी जी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढों तक टोकरियाँ ले जाने का वह काम, ठीक है, पर गांधी जी क्या करते थे? आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढों तक टोकरियों ले जाने वाला यह काम सभी को करना पड़ता था। ठीक है, तो गांधी जी क्या करते थे दोस्तों? आश्रम में खाद बनाने वालों गड्ढे तक टोकरियाँ ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। ठीक है, साबरमती आश्रम की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ दोस्तों खाद बनाई जाती थी, तो ये काम जो सभी को करना पड़ता था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वह कोई भी क्यों ना हो, फिर वह दोस्तों क्या हो? कोई भी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को यह टालने की कोशिश करते, कुछ तो इस काम को डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। तो दोस्तों उस टाइम की बात बताई जा रही है कि कुछ लोग तो ऐसे होते थे जो उस कार्य को टालने की कोशिश करते थे। जैसे हमने बताया, अपने जो गंदगी होती थी वो टोकरियों में गिरती थी, उसको उठाकर ले जाना होता था। ठीक है दोस्तों, एक विशेष स्थान पर जहाँ पर खाद बनाई जाती थी। ठीक है, तो कुछ लोग होते थे जो इस कार्य को नहीं करते थे और या टालने की कोशिश करते थे, और कुछ इस डर से आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। ठीक है दोस्तों, एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। तो ये बता रहे हैं कि गांधी जी क्या है, एक बार दोस्तों महाराष्ट्र के पास है वर्धा शहर, तो वहाँ रहने के लिए गए। यह गांव था, तो गांव था वर्धा शहर के पास, और जो जहाँ पर गांधी जी गए थे वो दोस्तों गांव क्या था? वर्धा शहर के पास था। ठीक है, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या था? वहाँ शहर की सुविधाओं से परे था, वहाँ कोई भी शहर जैसी कोई भी सुविधा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, गाँव में गांधी जी
महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। तो गांव में ही दोस्तों क्या उन्हें महात्मा गांधी जी और महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का कार्य वहां पर ही करने लगे। ठीक ठीक है दोस्तों। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। तो दोस्तों कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से, जो गांव के बाहर की एक गंदी संडास थी, वहां से क्या दोस्तों एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। तो उसने दोस्तों जब उस व्यक्ति ने महादेव भाई को देखा तो उसने उनको क्या बोला कि वहाँ ज़्यादा गंदगी है, कि आप वहाँ जाकर सफाई करो। ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इस कहानी के माध्यम से जो लोगों की वो मानसिकता थी, जो सोच थी, उसको बताने का प्रयास किया गया। तो आप लोग समझिए इसको। ठीक है दोस्तों। ये एक मानसिकता है कि उस समय की जो मनुष्य की अपनी जो मानसिकता थी, अपनी जो साफ सफाई की जो चीज़ें थी वो किस प्रकार से करते थे, उसके बारे में हमको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि लोगों में सफाई के लिए कितना दोस्तों अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कितने सचेत नहीं थे उस समय भी जो लोग थे, वो सफाई के प्रति इतने सचेत नहीं थे। ठीक है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे देश में इसीलिए ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति या अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वाह नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई। तो जब उसने ये बात नारायण दास महादेव भाई को बोली कि वहाँ ज़्यादा गंदगी है, आप जाकर वहाँ जाकर साफ करो, तो यह देख बाबला को बहुत हैरानी हुई और वह गुस्सा भी हो गया। ठीक है दोस्तों, उसे गुस्सा भी आया। तो दोस्तों तो हम क्या बात कर रहे थे, यह देखकर बाबला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा गांव वाले यह सोच समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। तो दोस्तों तो बाबला जी ने क्या बताने का प्रयास किया कि जब उस समय की बात है, तो उस समय जो वहाँ के जो लोग थे यह समझ रहे थे कि यह काम दोस्तों किसका है, और यह काम स्वयं उन लोगों का नहीं है बल्कि यह काम गांधी जी और उनके साथियों का है साफ सफाई का। ठीक है दोस्तों। तो यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो भी बोले छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी ने उनको बाबला जी को क्या बताया कि छुआछूत का जो भेदभाव है छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो जो छुआछूत का जो भेदभाव है उसे मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। गांधी जी ने बाबला जी को ऐसा कहा। ठीक है दोस्तों। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता था, और नारायण यह बात भी जानता था दोस्तों जो साफ सफाई का काम करते हैं ऐसे लोगों को क्या है दोस्तों अछूत माना जाता है। पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। पर यह उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं नहीं समझेंगे, उनके बदले हम काम करेंगे तो हालात दोस्त कैसे बदलेंगे, ये नारायण जी समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो उसने पूछा अगर गांव वाले नहीं सुधरेंगे तो क्या फ़ायदा। तो उसने गांधी जी से पूछा कि अगर गांव वाले नहीं सुधरेंगे तो क्या फ़ायदा, ऐसी हम साफ सफाई कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा। तो उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। तो नारायण जी ने कहा गांधी जी से कि लोगों को तो आदत ही हो गई है जो उनकी खुद की गंदगी कोई दूसरा उसको साफ करे, कि लोगों को ऐसी आदत हो गई है। तो गांधी जी ने अपने विचार दिए। गांधी जी बोले क्या इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता, क्या उन्हें सीख नहीं मिलती। तो गांधी जी ने अपना विचार दिया, अपने मत दिए कि इससे सफाई करने वालों को भी फ़ायदा होता है और कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ सीख मिलती है। कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। तो गांधी जी ने कहा चाहे सफाई का काम हो चाहे कोई भी काम हो, उसमें क्या दोस्तों कोई ना कोई कला होती है और वो सीखना एक
अपने आप में एक बड़ा काम है। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी बात है। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं। तो उसने गांधी जी से बोला, पर सीख तो उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो अपनी गंदगी को फैलाते हैं, खुद गंदगी करते हैं और साफ नहीं करते। ठीक है दोस्तों, गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी भी नहीं छोड़ा। फिर भी दोस्तों क्या है, नारायण जी ने गांधी जी के जो रास्ते थे, बताए हुए रास्ते थे, उन पर चलना कभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, उन दोनों में बहस भी हुई इस बात पर, सफाई को लेकर, लेकिन फिर भी नारायण भाई गांधी जी के रास्ते पर, बताए गए रास्तों पर चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है नारायण भाई देसाई जी, ठीक है, ये जो किताब से ली गई लाइन है, संत चरण रज संहिता सहज नामक किताब से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कुछ मज़ेदार पॉइंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट, अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। तो दोस्तों अफसाना के बारे में बात करें, अफसाना क्या है दोस्तों, खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की क्या है दोस्तों, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की क्या है, एक मजबूत दीवार है। ठीक है, अफसाना। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन मुंबई में। दोस्तों एग्जाम में यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोलापुर मुंबई में। ठीक है, तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सोलापुर कहाँ है मुंबई में। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात या गांधीनगर, ठीक है, इटावा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनके खेल की क्षमता से आंका जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि शिक्षकों को बच्चों में यह समझ विकसित करनी है या करने का प्रयास करना है कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय या उनके रंग रूप के बजाय, उनकी जाति की बजाय उनकी जो खेलने की क्षमता है, जो उनके पास गुण है, उनके आधार पर उनको आंका जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बच्चू खान खेल का मैदान कहाँ है दोस्तों, मुंबई के एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई के एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नए पॉइंट की तरफ चलते हैं। फांदली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में है। तो दोस्तों फांदली दीवार दोस्तों क्या है, अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवारों को फांदने के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बीज किसान की कहानी कहता है। तो दोस्तों बीज क्या है दोस्तों, किसान की कहानी बयां करता है या कहता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। वनगांव गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वनगांव जो कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखने को मिल जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। तो दोस्तों पुराने समय में अच्छे बीजों को किस प्रकार रखा जाता है, मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में। ठीक है, तो ये बीजों को रखने का पुराना तरीका है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुराने समय में जो मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था बीजों को। ठीक है, इस प्रकार रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, नीम की पत्तियां बीजों को कीड़े से बताती है। तो नीम की पत्तियों का रोल के बारे में ये क्या करती हैं दोस्तों, बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। तो नीम की पत्तियों का जो कार्य है वो क्या है, बीजों की रक्षा करना कीड़ों से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है।
उड़िया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। तो दोस्तों क्या है, उड़िया क्या है दोस्तों, एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। और उड़िया, ऊंधिया या उड़िया दोस्तों, दोनों नाम आप ध्यान रखना। ऊंधिया या उड़िया का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उड़िया को बाजरे की रोटियां और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। तो दोस्तों उड़िया को किस प्रकार खाया जाता है, बाजरे की बनी रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि क्या हो जाती है दोस्तों, अनुपजाऊ हो जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोग भी अपने आसपास या आप लोग भी खुद ऐसे होंगे जिनके पास खेतियाँ होंगी, तो आप लोग भी दोस्तों क्या करते होंगे, एक ही ज़मीन पर बार बार एक ही प्रकार की खेती नहीं करते होंगे। क्योंकि दोस्तों उससे होता क्या है दोस्तों, जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी खेती वाली ज़मीन है, जो दोस्तों क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है दोस्तों, उपजाऊ नहीं रहती, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग उस पर जो है अनेक प्रकार के समय अनुसार अपने फसल को बोते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे आपकी जो ज़मीन है दोस्तों वो उपजाऊ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। जब दोस्तों मिट्टी सूख जाती है तो क्या होता है, क्रोटन के पौधे जो है दोस्तों संकेत देते हैं, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। तो दोस्तों क्रोटन के बारे में बताया जा रहा है ये बात, कि क्रोटन की जो जड़ें होती हैं ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती। जैसे नॉर्मल वृक्ष, पेड़ और पौधे देखे होंगे, उनकी जो जड़ें हैं दोस्तों क्या है, गहराई तक जाती है ज़मीन में, लेकिन क्रोटन की जड़ें ज़मीन में गहराई तक नहीं जाती। और जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं। जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है दोस्तों, जब वो सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती है और मुरझा जाती हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। कुदूक, ठीक है, नहीं पहले इससे पहले एक और पॉइंट है दोस्तों। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। तो दोस्तों ये बताने का प्रयास किया है कि केंचुए जो है किस प्रकार सुरंग बनाते हैं। तो केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर जाकर वे कहीं सुरंग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुदूक झारखंड के आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुदूक कहाँ के लोगों का एक समुदाय है, झारखंड के आदिवासी लोगों का एक समुदाय है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने आसपास भी अपने देश में ये देख रहे होंगे कि जंगल आजकल जो है जंगल दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह क्या दोस्तों, खदानें, इमारतें या कहीं नहीं उद्योग धंधे या बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, या कुछ ना कुछ वहाँ बनाया जा रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, जिससे जंगल गायब होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बात की गई है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। तो जो वन का अधिकार अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, कब बनाया गया था, 2007 में बनाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछ सकता है कि वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। यह सन दे देगा आपको 2004, 2005, 2004, 2003, फिर ये उनमें से होगा 2007। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं। तो जिस भूमि पर हम दोस्तों एक टीन बीज उगाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक टीन भूमि कहते हैं। ध्यान रखना है कि जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा
कहानी पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी एक अच्छी सोच विकसित होगी। ठीक है, यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सच्ची कहानी है। जो सूर्यमणि है जो दोस्तों एक चमकता सितारा है, जिसका दूसरा नाम गर्ल स्टार है, या इसको गर्ल स्टार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं। तो ये क्या है दोस्तों, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को कहा गया है जिनकी यह असाधारण कहानियाँ हैं। ठीक है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो दोस्तों, हमारे देश में या आपने पूरे ब्रह्मांड में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा साधारण लड़कियां देखी होंगी जिन्होंने स्कूल जाकर क्या है अपनी ज़िंदगी बदल दी है। उन्हीं के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक संकेत देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को देखना है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों इस माध्यम से जो है मतलब जो असाधारण या साधारण आसपास की जो बालिकाएं हैं या लड़कियां हैं, उनको भी स्कूल में जाकर अपना मतलब एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, उनको भी पढ़ाई में मतलब पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मतलब आपको जो आसपास के आपके जो साधारण लड़के हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उनको भी अपने जीवन को सुधारने का अधिकार है। और शिक्षा हमारे समाज में एक ऐसा साधन है दोस्तों जिसकी सहायता से हम अपनी जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो शिक्षक के लिए जो इसमें संकेत है उस पर बात कर लेते हैं। शिक्षक संकेत क्या है? कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते हुए समय उनके अपने अनुभव पूछने। ठीक है दोस्तों, केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। तो दोस्तों केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से ही जंगल नहीं बनते दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें इमोशन छुपा होता है, कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों की जो वहाँ रहने वाले लोगों की एक आस्था छुपी होती है। ठीक है, भी अपना मतलब अपने जंगल को ही अपना घर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो जंगल में उनकी एक भावना या आप इमोशन समझिए। ठीक है, तो बहुत छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत होगी जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, जंगलों के बारे में समझ बनानी है कि यह बातचीत भी होनी चाहिए कि जंगल में उगने वाले जो भी जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे हैं या जो भी जहाँ भी उस प्रकार के जैसे भी जानवर या पशु पक्षी या जैसे जो भी रहते हैं उनका कैसा ताना बाना है। ठीक है, उनके भोजन आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों की चीज़ समझनी है कि वो अपने भोजन के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए अपने आवास के लिए उनकी जो है एक दूसरे पर कैसी निर्भरता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या करना, दोबारा देख लेते हैं सब। तो कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से ही जंगल नहीं बनते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात हुई की, तो जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए अभी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। ठीक है, जैसे कि वो किस प्रकार से रहते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस प्रकार खाते हैं, किस प्रकार क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जंगल में किस प्रकार से वो निवास करते हैं। ठीक है, उनके भोजन आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसे निर्भरता है। ठीक है, चाहे इस तरीके से लीजिए मतलब पेड़ पौधों की क्या उपयोगिता है उनके जीवन में, वहाँ जंगली जानवरों के लिए। ठीक है, वहाँ के इंसानों के लिए, किसी भी जो भी जंगलों में रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। तो दोस्तों आप मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, लास्ट के समय में ना पढ़े दोस्तों। तो होता क्या है कि दोस्तों आप लोग लास्ट के समय में आप लोग कहीं से सुन लेते हैं कि मैंने 7-8 दिन में पेपर पास कर लिया। दोस्तों ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ही एग्ज़ाम आपका निकलेगा। ठीक है, और जो अगर जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, ठीक है, 15 दिसंबर 2024 को, तो उनके लिए दोस्तों आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ लेंगे आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है।
आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके की क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन पर प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।